हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तैयारी चल रही है मेरे भाई। एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। अपने पास अगर मेरे भाई आदर्श एकेडमी चैनल पर अगर पहली बार क्लास कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वह जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए, ताकि आप जो है हर एक वीडियो अच्छे से देख सके। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन पहला शुरू कीजिए। और आपके लिए एक घोषणा करना था 3 तारीख से। कब से मेरे भाई? 3 तारीख से, 3 सितंबर से आपके लिए एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन लगभग जो पूछा है उस सिलेक्शन का क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे थे। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ तक का टेस्ट में लगभग प्रीवियस पॉइंट लगभग प्रीवियस ही रखते हैं, ताकि मेरा उद्देश्य होता है मेरे भाई कि अधिक से अधिक आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिया जाए। क्योंकि सेट बनाते होंगे तो देखते होंगे सारे पॉइंट जब लिखाते हैं चाहे क्वेश्चन, तो सेट में आपको मिलता भी होगा मेरे भाई। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाए, ताकि परीक्षा में आपको अधिक जो है फायदा मिले, अधिक लाभ हो। क्योंकि लगभग प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है, नहीं याद रहता है तो गलती हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन को नए तरीके से थोड़ा अरेंज कर दिया जाता है। चलिए तो 3 सितंबर से आपका शुरू होगा। इसमें एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो सीपीटी 1 में हुआ उसमें हम मात्र 5 क्वेश्चन ही लाएंगे मेरे भाई। लेकिन 5 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाते, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन तो सब बनाता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं और एनटीपीसी में अधिकतर बच्चे फंसे हैं सीपीटी 1 में। वैसे क्वेश्चन लाएंगे मेरे भाई, और उम्मीद है कि अगर आप क्लास एनरोल करते हैं तो आपको जो है बहुत कम समय में मैथ बनाना हम आसानी से सिखा देंगे, चुटकियों में मैथ बनाना सिखाएंगे। तो क्लास उसका जरूर देखिएगा, 3 तारीख से स्टार्ट होगा। चलिए तो इसको बनाइए। तो और आज शाम में मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल में अभी तक न्यूमेरिकल में फिजिक्स में कुछ चैप्टर जो है नहीं बताए थे, लेकिन कुछ लड़के कहना है सर न्यूमेरिकल भी बताइए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका क्वेश्चन आई जो है टेस्ट में भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है क्या मेरे भाई, एकदम अच्छे से देखिएगा और अधिक से अधिक से मेरे भाई जो है वीडियो तो एकदम लाइक ठोको ही ठोको, और शेयर भी करो दोस्तों को, साथ में दोस्तों सबको जोड़ो भी आदर्श एकेडमी संस्था से। तो चलिए, बिल्कुल फ्री क्लास है मेरे भाई, और बिल्कुल फ्री ही हमेशा रहेगा। सब दिन के लिए जो है आपका क्लास आदर्श एकेडमी फ्री क्लास ही लाएगा। ठीक है, ताकि हर एक वो बच्चा पढ़ सके जो गरीबी या किसी कारणवश जो है पैसा के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, वह सारे बच्चे जो है पढ़। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि अजंता की गुफा स्थित है। बात करते हैं अजंता की गुफा। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा क्या बता रहे हैं। अजंता की गुफा जो है यह कहाँ है, आपका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर तो हो गया महाराष्ट्र में, बी नंबर। कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। नोट कीजिएगा, अजंता गुफा में टोटल गुफा की संख्या 29 है। कितना गुफा की संख्या मेरे भाई? 29 गुफा की संख्या नोट कीजिएगा। इसमें गुफा संख्या 16, 17 और 19 इस जो है गुप्त काल में बनाया गया था। अगर पूछे अजंता गुफा का संबंध गुप्त काल से है, पूछेगा किस गुफा संख्या का संबंध या गुप्त काल से कौन सी गुफा संख्या का संबंध इनमें से है, तो 16, 17 और 19 गुफा संख्या का। टोटल गुफा संख्या कितना है मेरे भाई? 29 गुफा संख्या है। कितना गुफा संख्या हो गया? 29 गुफा संख्या होगा। गुफा संख्या 16 में लिखिएगा मेरे भाई, राजकुमारी मरणासन का चित्र अंकित जो है गुफा संख्या 16 में। किसमें है? गुफा संख्या 16 में राजकुमारी मरणासन का चित्र अंकित है। ठीक है, अगर गुफा संख्या 17 में पूछे तो इसमें लिखिए जातक कथाएं बौद्ध धर्म को और शिशु आहार, मतलब बच्चे को दूध पिलाती हुई माता का चित्र जो अंकित है वह किसमें है? गुफा संख्या 17 में है। किसमें है? गुफा संख्या 17 में है। बात करें 19 में, तो नोट कीजिए 19 में जो है विभिन्न धर्मों से संबंधित जो है चित्र का जो है उल्लेख है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन था अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और 29 गुफा है, 16, 17 गुप्त काल में बना है
और 16 में क्या है, सारे पॉइंट अच्छे से बता दी मेरे भाई, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टपकते हैं, ठीक है, वह पूछा हुआ भी है, लगभग पॉइंट पूछा है या प्रीवियस ही रखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि मानसून शब्द लिया गया है, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, मानसून शब्द किससे लिया गया है, और सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए कहता है मानसून शब्द, ठीक है, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुआ था, लिखिएगा मौसमी, मौसमी शब्द से, लिखिएगा कि मौसमी शब्द से मानसून शब्द की जो है उत्पत्ति हुई थी, और यह जो है यह एक अरबी भाषा है, क्या है, अरबी भाषा है मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानसून शब्द की खोज किसने किया, तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा, हिप्पालस, किसने, हिप्पालस नामक व्यक्ति ने मानसून शब्द की खोज किया। तो मानसून का उत्पत्ति मौसमी शब्द से हुआ है, और यह जो है किस भाषा का संबंध है, अरबी भाषा से है, और इसका खोज किसने किया, हिप्पालस ने किया, सारे पॉइंट नोट कीजिए। चलिए कहता है जजिया कर, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया, लगा, पुनः जो है लगा गया या लगाया गया, पूछता है, यहां से भी जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है मेरे भाई, क्या, सारे पॉइंट नोट कीजिएगा अच्छे से, एकदम प्यार से। चलिए देखिए बात करते हैं मेरे भाई जजिया कर के, तो पहला पॉइंट तो नोट कीजिए कि जजिया कर जो है पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, 1 नंबर में नोट कीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है जजिया कर लगाया गया। यह जो जजिया कर लगाया गया ना, तब बूढ़े बच्चे थे, सॉरी बच्चा था, बूढ़े थे, यहाँ तक कि महिला ब्राह्मण सारे पर जो है यह टैक्स जो है लगाया मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया कर, ठीक है। लेकिन 1564 ईस्वी में, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है, तीर्थ कर पूछे तो 63 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में पुनः जजिया कर लागू होता है, किसके शासनकाल में, औरंगजेब के समय में पुनः लागू होता है। और नोट नोट कीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो नोट कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर जो लगाया था, वह लगाया था फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। लेकिन सबसे पहले जजिया कर पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, और समाप्त किया अकबर ने, और दूसरी बार लगाया औरंगजेब के शासनकाल में लगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि दूसरी बार जब औरंगजेब के शासनकाल में लगाया तो खत्म किसने किया दूसरी बार, मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका प्रश्न का, मेरे प्रश्न का उत्तर का जवाब रहेगा, और उसका ऑप्शन जो है मेरे भाई, इस ऑप्शन में भी उसका आंसर है, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि दूसरी बार उसे किसने खत्म किया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लागू किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। और कमेंट में आपका आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि दूसरी बार औरंगजेब शासनकाल में लागू हुआ, और दूसरी बार इसे खत्म किसने किया दूसरी बार में। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है सामवेद की उपवेद क्या है, सामवेद का कहता है उपवेद क्या है। तो देखिए सामवेद के उपवेद कहते हैं किसको, गंधर्व वेद को। साम जो है वो क्या है, गंधर्व, ठीक है, सामवेद हो गया गंधर्व। यजुर्वेद जो है वह धन, मतलब यजुर्वेद किसका हो जाएगा, यजुर्वेद का लिखिए, नोट कीजिए, धनुर्वेद उपवेद है। शिल्पवेद किसका है, नोट कीजिएगा, यह अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। सामवेद का गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद हो गया। ये सारे उपवेद है। और आयुर्वेद किसका होता है, ऋग्वेद का होता है। सारे नोट कर लीजिएगा, वेद से संबंधित उपवेद परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी मेरे भाई क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। तो आपका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। चलिए छठा क्वेश्चन बनाइए तो क्या होगा मेरे भाई, और इसके क्वेश्चन का जितने भी पॉइंट होगा एकदम अच्छे से प्रेम से कॉपी में नोट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, खूब पूछता है, बार बार पूछता है। चलिए कहता है बहुत कम
दाब मापने के लिए, अगर वैसे वायुमंडलीय दाब तो हम बैरोमीटर से मापते हैं मेरे भाई क्या, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है क्या कि बहुत कम दाब हमको मापना है, एकदम दाब जो है प्रेशर न के बराबर है, तो यह जो किसे मापते हैं, तो यह मापते हैं मेरे भाई, नोट कीजिएगा, पीजोमीटर के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि बहुत कम दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पीजोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओम मीटर से क्या मापते हैं, तो लिखिएगा चालक का प्रतिरोध जो है ओम मीटर से मापते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेगर से, तो मेगर से क्या मापते हैं बड़े भाई, अर्थ, क्या मापते हैं, अर्थ। और दूसरा लिखिएगा इंसुलेशन, ये जो चालक तार होते हैं ना उसके इंसुलेशन जो होता है उसका प्रतिरोध मापा जाता है। उसके बाद जो है ध्रुवता टेस्ट और या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, मतलब लघु परिपथन टेस्ट जो होता है, मतलब घर में कहीं शॉर्ट लग गया तो उसका जो टेस्ट किया जाता है वो भी मेगर से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का लिखिएगा इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। और मल्टीमीटर यूज के लिए नोट कीजिएगा 90 वोल्ट जो है डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। कितना वोल्ट, 90 वोल्ट डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। क्या बता रहे हैं, इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। इसके द्वारा नोट कीजिएगा 3 चीज मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा, प्रतिरोध मापा जाता है और विभव मापा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसका प्रयोग ऊर्जा मापने में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको आंसर देगा विद्युत धारा देगा, प्रतिरोध देगा और विभव देगा और आवृत्ति देगा। तो यह जो है आवृत्ति को नहीं मापता है। तो नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई, सारे एग्जाम परीक्षा में टपकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, 7वां क्वेश्चन कहता है कि उस भारतीय कंप्यूटर का नाम बताए जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और वह जो है मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आसानी से बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसके बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे मेरे भाई। तो यह हो जाएगा आपका प्रत्यूष। लिखिएगा ब्लू रे क्या है, तो लिखिएगा यह डाटा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट पर लिखिए कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताए थे कंप्यूटर दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई ये कंप्यूटर में अगर कोई वर्ड लिखते समय गलती हो जाता है तो उसे हटाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो नोट कीजिएगा बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस का जो है प्रयोग करते हैं। पिछले क्लास में बताया था। अगर आपसे पूछे कि नए प्रौद्योगिकी सूचना प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद जो डाटाबेस होता है उसका पुनरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, और इससे जांच करने की जो प्रक्रिया होती है वह माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज, लेकिन आधुनिक पूछेगा तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। 6 से नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। तो हो जाएगा प्रतीश हो गया। कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है आपका, लुसाने में। नोट कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है। जेनेवा में क्या है मेरे भाई, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अमेरिका में जो है वाशिंगटन डीसी में लिखिएगा, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है। किसका, विश्व बैंक का मुख्यालय है। डिस्ट्रिक्ट का, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो यहाँ पर देश दे दिया, अमेरिका में पड़ता है। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, नाटो का है। किसका है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। और लुसाने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। तो सारे पर नोट कर लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है जो अमेरिका में पड़ता है। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बनाइए तो मेरे भाई। कहता है इनमें से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है। फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, दीजिए तो आप लोग का आंसर। चलिए देखते हैं। कहता है इनमें से किस तत्व में उच्च जो है आयनीकरण ऊर्जा होता है। तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा जो होता है आपका हीलियम में होता है। किस में होता है, हीलियम में होता है। अगर आपसे पूछे और विद्युत जो है ऋणात्मक की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एलिमेंट। अगर आपसे पूछे
कि मेलिएबल का गुण, नोट कीजिएगा कि मेलिएबल क्या कर रहे हैं, मेलिएबल का गुण कौन प्रदर्शित कर, कौन किसका गुण है, तो धातु का। मेलिएबल का गुण कौन बतलाता है या किसका है, तो धातु का है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी धातु के बाह्यतम कक्षा जो है पूर्ण है मतलब भरा हुआ है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा मेरे भाई, तो नोट कीजिए 0 हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा पूरा है। बाह्यतम कक्षा जब पूरा है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे या उसका संयोजकता पूछे कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पढ़ लिखिए कि अगर पूछे कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर क्या होगा, तो उसमें परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। क्या होगा मेरे भाई, घटेगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे थे मेरे भाई कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। सारे पॉइंट लिखिएगा। मेलिएबल का गुण जो प्रदर्शित करता है, धातु प्रदर्शित करता है, और उच्च ज्वानीकरण ऊर्जा किसमें आपका हो जाएगा, हीलियम में होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए कहता है किसके कारण जो है स्क्लेनिकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। तो देखिए स्क्लेनिकाइमा की कोशिका की दीवार जो होती है वो मोटी होती है, किसके कारण मेरे भाई, नोट कीजिएगा लिग्निन के कारण। किसके कारण होता है, लिग्निन के कारण होता है। ऑक्सीजन क्या है, या पौधों में जो है पादप हार्मोन है। इसके से भी क्वेश्चन पूछा कि पौधे के जो तने हैं वो किसके कारण, मान लीजिए सूर्य का रोशनी है तो पौधे जो है वह सूर्य की रोशनी की, इसका जो तना है वह सूर्य की तरफ झुकता है, किसके कारण, तो नोट कीजिए ऑक्सीजन के कारण जो है झुकता है। बात करते हैं सुबेरिन का, तो लिखिएगा सुबेरिन जो है क्वार्क सेल में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम होता है कि क्वार्क सेल में गैस और पानी का फ्लो को जो है रोकना, प्रवेश से रोकना। तो सुबेरिन का क्या काम होता है, क्वार्क में पानी और गैस को प्रवेश से रोकना किसका काम होता है, सुबेरिन का। तो स्क्लेनिकाइमा की कोशिका भित्ति दीवार जो है मोटी होती है, आपका किसका कारण होता है, लिग्निन के कारण होता है। चलिए नोट कीजिए, कहता है में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है। बात करें हर्पिक, तो हर्पिक विषाणु से होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, त्वचा में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वचा में सूजन हो जाता है। बात करें ट्रेकोमा का, तो नोट कीजिए ये भी जो है विषाणु जनित है, और इसमें क्या होता है, आंख जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं। बात करते हैं लुफेंजा, तो ये जो है मतलब अधिक जो है बेचैनी हो, क्या अधिक जो है क्या हो रहा है, छींक आ रहा हो। ठीक है, तो वह जो है इन्फ्लुएंजा। तो बच गया आपका क्या, रीडर पेस्ट। तो ऐसा क्या हो जाएगा, रीडर पेस्ट हो गया। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है 12 में, देखिए तो पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन इंक्लूड था मेरे भाई, उसमें रासायनिक नाम भी बहुत सारा लिखाए थे। कहता है कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड तो साधारण नमक है NaCl, जिसका प्रयोग हम खान पान में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। कहता है 13 में कि भारतीय संविधान संशोधन को, कहता है कि भारतीय संविधान के लिखिए किस संशोधन, ठीक कर लीजिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान क्यों कहा जाता है वो भी आपका इसी से निकल गया। मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मेरे भाई, तो इसे लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन, मतलब 42वां संविधान को जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है इस संशोधन में महत्वपूर्ण जो है बातें जो है बड़ी संख्या में परिवर्तन किया गया था, इसलिए जो है इसे कहा जाता है। आंसर हो गया आपका बी। चलिए नोट कीजिए, तो चलिए बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई, कहता है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा। चलिए
यह त्रिभुज फिगर माइंड में ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्या याद रखना है, कोना पर ऊपर होता है लाल, यहाँ आपका हो जाएगा हरा और यहाँ हो जाएगा नीला। ठीक है, तो याद कीजिए पहले तो कोना पर क्या होगा, सबसे ऊपर लाल होगा हरा नीला, क्या होगा लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। कोना पर वाला याद रखिए कि कोना पर बैठाइए, लाल होगा, उसके बाद दूसरे कोना पर हरा और तीसरे कोना पर क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है, ना याद रहे तो लहरनी याद रखेगा, लहरनी क्या याद रखना है मेरे भाई, लहरनी। आप कोना बैठा देगा लहरनी, ल से लाल, ह से हरा, नी है तो नीला, हो गया लहरनी याद रखिए, कोना में बैठा दीजिए। तो ये याद हो गया लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, याद हो गया आपको, याद हो गया होगा लाल हरा नीला। यहाँ बैठा दीजिए क्या मेरा भाई, पीला, और यहाँ बैठा दीजिए पीकॉक, पीकॉक नीला, और यहाँ बैठ जाएगा मेरा मैजेंटा। ठीक है, पीला पीकॉक नीला मैजेंटा, तो कोना पर क्या हो गया लाल हरा नीला, पीला पीकॉक नीला मैजेंटा। ठीक है, चलिए, और बीच में हो जाएगा क्या मेरे भाई, श्वेत। तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा। तो याद कीजिए क्या बोलता है, लाल हरा, कोना पर क्या याद रखना है, याद रखना है लाल हरा नीला, लहरनी याद रखिए, एकदम याद रहेगा मेरे भाई। क्या लहरनी, लस हो जाएगा लाल कोना पर, नीचे वाला कोना पर आइए तो हस हो जाएगा हरा और नी से हो जाएगा नीला, लहरनी हो गया। अब बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में तो याद रखिए, बीच में बैठाने के लिए पीला पीकॉक नीला मैजेंटा, पीला पीकॉक नीला मैजेंटा, पीला पीकॉक नीला मैजेंटा, पीला पीकॉक नीला मैजेंटा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि दो प्राथमिक रंग, कहता है लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, जब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया तो बस फिगर बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। और जो 17 एनटीपीसी में जो है क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, तो देखिए तो क्या पूछ रहा है, कहता है कि लाल और नीला को, तो देखिए तो लाल और नीला करने हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ है लाल और यहाँ है नीला, दोनों को मिला दीजिए तो बीच में क्या होगा मेरे भाई, मैजेंटा। जब भी पूछे तो दोनों के बीच में जो रंग होगा वो मैजेंटा होगा। ठीक है, अब देखिए लाल और हरा पूछेगा तब पीला हो जाएगा, हरा और नीला के बीच पूछेगा तब पीकॉक नीला बनेगा, और लाल और नीला के बीच होगा मैजेंटा। तीनों को मिलाएंगे तो श्वेत, पीला और नीला को मिलाएंगे तो श्वेत, हरा मैजेंटा को मिलाएंगे तो भी श्वेत, में क्या बनेगा श्वेत, तीनों को मिला देंगे तो भी बनेगा श्वेत उजला। तो सारे पर नोट कर लीजिए। तो चलिए आपका आंसर निकल गया होगा मैजेंटा, ऑप्शन में है सी। पीला कब बनेगा, तो पीला मिलाइए, पीला जो है किसके बीच है, लाल और हरा के बीच है। उसके बाद और कौन है, पीकॉक नीला, देखिए पीकॉक नीला, हरा नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा। सफेद, तीनों को मिला दिए तो सफेद, या इसको 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 मिलाएंगे तो भी सफेद। तो आपका आंसर क्या हो गया, मैजेंटा। चलिए इसको अच्छे से फिगर को नोट कर लीजिए। और 15वां क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए उसको फटाफट नोट कीजिए तो मेरे भाई क्या कहता है। चलिए नोट कर लिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं मेरे भाई। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो, चलिए आप लोग को समय दिया जाता है, बनाइए तो फटाफट। इसमें क्या करा मेरे भाई, कहता है कि एक खिलाड़ी गेंद को कहता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के सीधे ऊपर की ओर साधारण ऊपर की ओर धरातल से 90 डिग्री के कोण पर फेंकता है। यह जो मेरे भाई क्वेश्चन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी जो है क्वेश्चन पूछा रहा है प्रक्षेप गति से। तो वह क्वेश्चन मेरे भाई आज इसमें इंक्लूड किए हैं। और आज जो है विशेष जो थ्योरी इसका जो एग्जाम में पूछता है वो शाम में उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी देखेंगे, वो क्लास जरूर देखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रोजेक्टाइल मोशन से। उसी में से एक क्वेश्चन यह है, कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को 9.8 मीटर के वेग से, देखिए सीधे अगर ऊपर फेंका जाता है तो टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू साइन स्क्वायर
थीटा क्या हो जाएगा, यू साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाता है, सीधे अगर ऊपर फेंका जाता है तो इसमें जो टी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है, टी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2u स्क्वायर साइन थीटा 2u स्क्वायर, अच्छा 2 छूट गया, 2u साइन स्क्वायर थीटा बटा जी होता है। क्या होता है, टी बराबर होता है 2u साइन स्क्वायर 2u साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा 2u साइन थीटा बटा जी होता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर कोण का मान दिया हो, क्या दिया हुआ हो, अगर कोण का मान दिया हुआ हो कि कोण का मान कितना डिग्री हो मेरे भाई 90 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ दे कि थीटा का मान 90 डिग्री है, तब इस स्थिति में जो है बताइए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा 2u बटा जी हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा हट जाएगा, साइन थीटा का 1 का मान कितना होता है 90 का 1 होता है। तो चलिए तो देखिए अच्छे से बनाइए क्वेश्चन को। अब कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से कहां फेंकता है, सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। तो कहता है कि धरातल से 90 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, तो कहता है कि वापस आने में कितना समय लगेगा, तो 2u sin थीटा बटा जी होता है। लेकिन अगर थीटा का मान दिया हुआ हो 90 डिग्री हो, तो देखिए तो यहाँ मान 90 डिग्री हो, तो अब t जो है क्या होगा, तो हो जाएगा 2u बटा जी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 2u बटा जी। ऐसे इसका बेसिक थ्योरी आज शाम में देखेंगे, शाम के क्लास में। हमारे भाई न्यूमेरिकल से साफ नहीं डरिए, एकदम बनाइए बढ़िया से, खाली समझिए, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए बस थोड़ा सा इसका थ्योरी जानना था। देखिए एकदम शॉर्ट एक लाइन में हिसाब बन जाएगा। क्या देखिए एक के लाइन में बन गया 9.8, अब बटा में जी का मान भी 9.8 कट गया, तो कितना बच गया 2 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया। कहाँ कोई जान नहीं, बस थोड़ा सा थ्योरी समझना है मेरे भाई। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना भी था कि सर थ्योरी का क्लास न्यूमेरिकल का दीजिए, नहीं बनता है, तो उसके लिए यार प्रोजेक्टाइल मोशन उसके लिए चैप्टर चुने हैं और वहां से बताएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछता है, एक तो आपको टिप पूछेगा और मैक्सिमम ऊंचाई जो है एच मैक्सिमम ऊंचाई भी पूछता है, तो सारे पॉइंट देखेंगे। तो क्या कह रहा था कि एक खिलाड़ी एक गेंद को 9.8 मीटर वेग से सीधे ऊपर की ओर धरातल से 90 डिग्री के कोण पर फेंकता है, तो बताए कि धरातल कितने समय में धरातल पर जो है पहुंचेगा, मतलब फेंका। ठीक है, फेंका, मान लीजिए कि फेंकेगा कोई वस्तु को, तो यह जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा, नीचे क्या होगा गिर जाएगा ना, फिर नीचे तो आएगा ही ना। तो वही कहता है कि जब इसे फेंके तो कितना समय में पृथ्वी पर पुनः फिर ये गिर जाएगा। तो पूछा कि धरातल पर यानी ऊपर जाएगा फिर आएगा, तो उसके लिए जो है टी बराबर होता है 2u बटा जी। अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, इस तरह का कल भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या निकला था उसमें भी क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो है वेग निकाला, वहां पर समय पूछ रहा था। क्या मेरे भाई, तो सेंट्री अभिकेंद्री बल 2 होता है, तो उसमें इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, नोट कर उसे ठीक कर लिएगा। अभिकेंद्री बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और अपकेंद्री को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्री बल को क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्री होगा बाहर की लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कल जो उसमें थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया था। चलिए कहता है यहाँ पर क्या, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम है यहाँ पे। ठीक है, कल और उसके लिए बताते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में मतलब कि रस्सी को क्या कहता है कि 2 मीटर लंबी रस्सी को 8 न्यूटन के अधिकतम भार को यहाँ छूट गया है सह शक्ति है। तो कहता है कि रस्सी के किनारे से 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को बांध कर कितना अधिकतम वेग से वृत्ताकार पथ पर जो है घुमाया जा सकता है। कहता है कि एक रस्सी है 2 मीटर के और यहाँ पर 4 केजी के द्रव्यमान का वो वस्तु बांध दिया है, और कहता है इसको घुमाते हैं, तो कहता है किस वेग से घुमाते हैं। ठीक है, तो उसमें कल बताए थे अभिकेंद्री बल में फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स में F बराबर होता है
एम भी स्क्वायर बटा आर, एक फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे, ए बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बटा आर होता है। लेकिन यहाँ से हमको बेग निकालना हो, तो बेग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एफ आर बटा एम, भी बराबर यह हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। भी बराबर जब इसको भी ले आएंगे उधर ले जाएंगे तो एफ आर बटा एम हो जाएगा और पूरा का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब तो आसानी से आप बना सकते हैं, क्या एम बी स्क्वायर बटा आर होता है, हाँ भाई एम बी स्क्वायर बटा आर होता है, ये यू नहीं है भी है। ठीक है, यह क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बना लिए, देखिए तो ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल में मेरे भाई, बस थोड़ा सा बातें को समझना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है अपने आप बनने लगते हैं, बस थोड़ा सा समझना है, बस फॉर्मूला थोड़ा समझना है। ठीक है, और आप जो है फॉर्मूला भी याद रहता है तो कोई भी टेंशन नहीं मेरे भाई, बस आदर्श एकेडमी पे आप रेगुलर क्लास कीजिए, आपका न्यूमेरिकल जो है ऑटोमेटिक आपका देखिएगा, सेट में भी आपका न्यूमेरिकल। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन अगर सेट में आ जाए मेरे भाई तो छूटेगा क्या, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब बना लीजिए। तो क्या हो रहा है, एफ का मान दिया हुआ है। ठीक है, एफ बराबर दिया हुआ है, कितना भार वह सहता है, 8 न्यूटन सह रहा है। उसके बाद एम का मान दिया हुआ है 4 केजी, एम का मान भी 4 केजी है, और आर त्रिज्या का मान भी 2 मीटर है। बस बैठा दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एम कितना है 4, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं एफ ना, एफ 8 और आर का मान कितना है 2, अब बटा में एम का मान कितना है 4 और रूट हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 मरतबे तो कितना हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा। इसका बराबर कितना निकल जाएगा 2 सेकेंड, आंसर हो गया। यहाँ पर भी बना सकते थे, एफ का मान बैठा देंगे। ठीक है, या इसे बनाइए, बस इसी को थोड़ा तोड़ दिए ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्या भाई कहता है, क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बात करते 1900 में लिखे थे, 1900 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार जो है तीरंदाजी खेल को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया, कब 1900 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछे ओलंपिक खेल में तो इसका मतलब ग्रीष्मकालीन खेल में पहली बार जो है शामिल तीरंदाजी को 1900 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है, और 1924 में लिखिएगा भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होता है 1924 ईस्वी में होता है। ठीक है, बात करते 1992 में लिखिएगा पहली बार ओलंपिक खेल में बैडमिंटन खेल को जो है शामिल किया गया था कि कब 1992 में। उसके बाद भारत जो है पहली बार स्वर्ण पदक जो 1928 ईस्वी में जीतता है, उसके बाद 2008 में जीतता है शूटिंग में, और जो है फिर जो है 2021 में जो जीतता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। सारे पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन बनाइए तो क्या कहता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। बैडमिंटन को पहली बार ओलंपिक में 1992 में जो आधिकारिक रूप से तौर पर जो शुरू किया गया था, 1909 में ग्रीष्मकालीन में जो है तीरंदाजी को शामिल किया गया था। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिएगा। कहता है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। लेकिन पूछे कि नए औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था 24 जुलाई 1991 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ, तो नोट कीजिएगा 1991-92 का दौर जो था अनिवेश का दौर था। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा भाई क्या कहता है। चलिए कहता निम्न में से कौन जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, बनाइए तो क्या हो जाएगा। इसका क्वेश्चन जो है पिछले टेस्ट डिस्कशन में भी लिखा दिए थे कि कौन कौन जो है कौन कौन नहीं कौन कौन है, तो उसे आप आसानी से जो है इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कहता निम्न में से कौन जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रामागुंडम जो है नहीं है। रावतभाटा, नरोडा है, कलपक्कम है, यह सारे
है। 6 उसको उसने लिखा दिए थे। कहता निम्न में से कौन सा स्थायी समिति है? तो स्थायी समिति की बात करें तो इसमें से जो है कौन होगा? बात करते हैं प्राक्कलन समिति। नोट कीजिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सब किससे होते हैं? लोकसभा से होता है। ठीक है। बात करते हैं लोक लेखा समिति में। देखिए लोक लेखा समिति में 22 होता है। 22 में से 15 जो होता है वो किससे होता है? लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नियम समिति में, तो नियम समिति में जो है लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष सहित जो है संख्या 15 हो जाता है। अगर पूछे कि राज्यसभा नियम समिति के सदस्य की संख्या, तो लिखिएगा इसमें सभा उपसभापति सहित जो है संख्या इसकी 16 हो जाती है। तो कहता है निम्न में से कौन जो है अस्थायी समिति है? तो आपका हो जाएगा सभी जो है क्या है? अस्थायी समिति है। चलिए नोट कर लीजिए। यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन, और सारे पॉइंट जो भी लिखा लगभग सारे पॉइंट प्रीवियस इंक्लूड किए थे परीक्षा के दृष्टि से देखते हुए। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें पढ़ेंगे, सारे थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल सारे देखेंगे। मिलते हैं शाम की क्लास में। धन्यवाद।